हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इंग्लिश क्लास 12 लेसन 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आपको लेसन के बारे में समझाऊंगा, जिससे आपको लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को भी सरलतम ढंग से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपसे क्वेश्चन आंसर याद हो सकेंगे, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। पाठ को पढ़ने से पहले आप सभी मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप तक भेजूं वो आपको सहज और सरल ढंग से उपलब्ध हो सके। इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए अब हम लेसन को समझते हैं कि इस लेसन में है क्या और इस लेसन के भाव क्या हैं। बहुत ही बढ़िया लेसन है, आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेसन 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। इनहेरिटर्स मीन्स होता है उत्तराधिकारी अर्थात वारिस। अर्थ मीन्स पृथ्वी, राइटफुल मतलब सच्चे, धरती के सच्चे उत्तराधिकारी। लेसन का क्या नाम हुआ? धरती के सच्चे उत्तराधिकारी। कि किसका हक है वास्तव में इस धरती में, इस लेसन में यही बताया गया है। आप बहुत ही बढ़िया लेसन है, आप सुनिएगा। नाउ see the sentences of the lessons. When I became the owner of a teeny little piece of this wide earth, I firmly believed that my future was secure. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house that could be renovated. कहता है कि टिनी मीन्स छोटा। ये आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनको भी बताता चलूँगा, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उनको लिख लीजिए, ताकि आपका वर्ड पावर बढ़े। वर्ड पावर बढ़ेगा तो आप से इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगी। टिनी मीन्स होता है छोटा। कहता है कि जब मैं इस विस्तृत, वाइड मीन्स विस्तृत, विस्तृत धरती के एक छोटे से टुकड़े का मालिक बन गया, अर्थात धरती के एक छोटे से टुकड़े का मैं जमीन का मालिक बन गया। आई फर्मली बिलीव दैट माई फ्यूचर वॉज सिक्योर। तब मुझे यह यकीन हो गया कि अब मेरा भविष्य सुरक्षित है। सिक्योर मीन्स सुरक्षित, फ्यूचर मीन्स भविष्य। इट वॉज a 2-acre plot with coconut palms. कितनी जमीन मेरे नाम पे थी? कितनी जमीन का मैं मालिक बना? 2 एकड़ जमीन का मैं मालिक बन गया। उस जमीन में नारियल के पेड़ थे और एक पुराना घर था। That could be renovated. एक पुराना घर था जिसका नवीनीकरण किया जाना था। वो नवीनीकरण करने लायक घर था, बहुत अच्छे कंडीशन में घर नहीं था। Now, see the next sentences of this lesson. Those were the days when the price of coconut was spiraling. ये वो दिन थे जब नारियल की कीमतें बढ़ रही थी। स्पिरेलिंग मीन्स होता है बढ़ना। I savored the thought of the palms laden with coconut. It was a happy existence. मैं
नारियल के पेड़ों को नारियल से लदे हुए देख करके बड़ा खुश हो जाता था। इट वॉज हैप्पी एग्जिस्टेंस, बड़ा खुश होता था यह देख करके कि मेरे नारियल के पेड़ नारियलों के फलों से लदे हुए हैं। लेडन मीन्स लदा हुआ होना, कोकोनट मतलब नारियल। बट देन अराइव्ड द इंटरलोपर्स ट्रेसपासिंग फ्लोटिंग द लीगैलिटी ऑफ द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। बट देन अराइव्ड द इंटरलोपर्स। इंटरलोपर्स मीन्स होता है हस्तक्षेप करने वाला। तभी हस्तक्षेप करने वाले आ गए। मैं मालिक न था, मैं अधिकारी था उस जमीन का, तो उस जमीन के मालिकाना हक पर मेरे हस्तक्षेप करने वाले आ गए। ट्रेसपासिंग मीन्स अतिक्रमण होता है। ट्रेसपासिंग मीन्स अतिक्रमण, मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाले आ गए। फ्लोटिंग मीन्स होता है विरोध करना, ठीक। और लीगैलिटी मीन्स होता है वैधता। लीगैलिटी मीन्स वैधता। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स होता है विरोध करना। तभी मेरे उस जमीन के छोटे से टुकड़े में जिस पर मेरा अधिकार था, मेरे अधिकारों का हनन करने वाले, अतिक्रमण करने वाले आ गए और मेरे को जो कागज रूपी मालिकाना हक दिया गया था उसकी वैधता को भी वो लोग नहीं मानते थे। वो सब उल्लंघन करते हुए नियमों का मेरे जमीन के टुकड़े में घुस गए, अतिक्रमण कर लिए। कौन? वायलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री, जो सीमा बनी हुई थी कि ये क्षेत्र मेरा है, उसी क्षेत्र पर अतिक्रमण होने लगा। डिफाइंग द सेंटी माई डॉग शान, मेरा जो कुत्ता था जिसका नाम शान था, वो मेरे ज़मीन की सुरक्षा में मुस्तैद रहता था, तो उसकी सुरक्षा की भी परवाह नहीं की गई। दे डिड नॉट सीम टू केयर फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, नॉट इवन द गवर्नमेंट। ऐसा लगता था कि ये लोग जो मेरे ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, ये संसार में किसी व्यक्ति की नहीं सुनते। व्यक्ति की तो छोड़ो, यह सरकार की भी नहीं मानते। भाई सरकार ने हमको न जमीन का मालिक बनाया, तो सरकार के भी नियमों का ये उल्लंघन करते हैं। कौन करता है उल्लंघन? देखिएगा कौन आया सबसे पहले, कौन अतिक्रमण किया, कौन घुसा जबरदस्ती उस जमीन के छोटे से टुकड़े में। द फर्स्ट अराइवल्स वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। कौन घुसा सबसे पहले? चिड़िया और तितलियाँ मेरे उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े में अतिक्रमण करने लगे, ज़बरदस्ती घुसने लगे। कौन? चिड़िया और बटरफ्लाई। कौन घुसा सबसे पहले ज़मीन में? कौन आया ज़मीन के टुकड़े में सबसे पहले? चिड़िया और तितलियाँ। अ वाइड वेराइटी ऑफ बर्ड्स, कई प्रकार, कई प्रजातियों की चिड़ियों ने डेरा डाल लिया। एंड सो मैनी बटरफ्लाइज पर्स्ड, और मैनी बटरफ्लाइज, कई प्रकार की तितलियां भी आ गईं। पर्स्ड ऑन द बॉब्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, जो चिड़ियां थीं और जो तितलियां थीं वो मेरे ज़मीन के उस एरिया में आईं और आकर के जो पेड़ और पौधे थे उनकी डालियों में आकर के बैठ गईं। द बर्ड्स चर्प्ड, चर्प मीन्स होता है चहचहाना, चिड़ियाँ चहचहाने लगी। द बटरफ्लाइज फ्लटर्ड अराउंड इन द कोर्टयार्ड फ्लैशिंग दियर कलर्स इन द सनलाइट, और जो तितलियाँ थीं वो मेरे उस क्षेत्र में, ज़मीन के क्षेत्र में चारों ओर उड़ने लगी, और सूरज की रोशनी जब पड़ती थी तो उनके रंग बिरंगे पंख भी चमकने लगे। We could not shoo off the chirping birds and the butterflies. Shoo off means होता है भगाना या हटाना। हम चिड़ियों और तितलियों को वहाँ से भगा भी
नहीं सकते थे। बट देन केम द क्रोज, देयर raucous cawing was more insufferable than the racket of the birds. बटरफ्लाई मीन्स होता है तितलियां। तभी वहां, क्रो मीन्स होता है कौवा, तभी वहां कौवा आ गया। डियर राकस काइंग, राकस मीन्स होता है कर्कश, जो अच्छा न लगे सुनने में। तभी वहां कौवा आ गया जिसकी आवाज बहुत कर्कश थी। वॉज मोर इनसफरेबल, असहनीय थी। इनसफरेबल मीन्स असहनीय, असहनीय थी। चिड़ियों की बोली तो ठीक लगती थी, लेकिन इसकी कौवे जब आया तो कौवे की आवाज़ असहनीय हो गई, बड़ी कर्कश थी उसकी आवाज़। बिसाइड्स दे सूप्ड डाउन ऑन द चिक्स, आवाज़ तो कर्कश ही थी कौवे की। इसके अलावा भी, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा भी वो चिड़ियों के छोटे बच्चों पर झपट्टा मारते थे शिकार करने के लिए, झपट पड़ते थे कौवे। ठीक। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ दिस लेसन। दे वर फॉलोड बाय द हॉक्स दैट पर्च्ड ऑन द कोकोनट पाम्स with the same intent they kept watch and waited। और इसके कौवे के बाद हॉक्स आ गया। हॉक्स मीन्स बाज, जो गिद्ध प्रजाति का एक पक्षी होता है। बाज आ गया, कौवे के बाद कौन आया? बाज आ गया। और वो भी पर्च मीन्स होता है बैठना, वो भी नारियल के पेड़ की डालों में जाकर के बैठ गया। और उसका भी इरादा यही था कि जब भी पक्षी या पक्षियों के बच्चे दिखें तो मैं उस पर झपट्टा मार दूं। उसके लिए दे केप्ट वॉच एंड वेटेड, वो इंतजार करता था और निगरानी रखता था कि कब मौका मिले, कब मैं झपट्टा मारूं, कब मैं शिकार कर लूं। Soon there were mangoes in the bamboo thicket। बम्बू मीन्स बांस, थिक मतलब जो झाड़ी कहते हैं, बांस की झाड़ियों। मैंगूज मीन्स होता है, मैंगूज मीन्स नेवला, MONGOOSES, मैंगूज, मैंगूज मीन्स नेवला। और जल्दी ही वहाँ बांस की झाड़ियों में नेवले भी आ गए। एंड फॉक्सेज इन द श्रबरी पैच नियर इट रेडी टू पाउंस ऑन द हेंस। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, श्रबरी मीन्स होता है झाड़ियाँ, पाउंस मीन्स होता है झपट्टा मारना, शिकार करने के लिए उन पर कूदना। तो फिर क्या हुआ? लोमड़ियाँ भी झाड़ियों में आकर के, वहीं पास में जो झाड़ियाँ थी, झाड़ियाँ में आकर के डेरा जमा ली। और वो लोमड़ी जो थी वो मुर्गियों के शिकार करने के ताक में रही आती थी। इवन एज आई वंडर्ड व्हाट राइट दीज क्रीचर्स हैड टू बी ऑन माई लैंड। क्रीचर मीन्स होता है प्राणी, जीव जंतु। इवन एज आई वंडर्ड, मैंने सोचा, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे जमीन पर इन जीव जंतुओं का, इन प्राणियों का क्या अधिकार है कि ये क्यों जबरदस्ती मेरे जमीन पर अतिक्रमण किए, क्यों घुसे। देयर इमर्ज्ड अ फियर्स क्रीचर विदाउट हैंड्स और लेग्स और विंग्स, अ कोबरा। मैं सोच ही रहा था, तभी एक भयानक प्राणी जिसके न हाथ था, न पाँव था, न पंख था, वो घुस गया। कौन था वो? कोबरा। कोबरा सांप वहाँ आ गया। फियर्स मीन्स भयानक। कोबरा सांप जो है, और सांप के हाथ पैर पंख नहीं होते,
कहा गया है कि बिन पग चले सुनय बिन काना कर बिन करे करम विधि नाना। ना हाथ होते, ना पाँव होते, ना पंख होते, फिर भी वो भी अपना काम करता रहता है। इट स्टूड बिफोर मी dignified majestic, its hood spread out as if asking me what business I had on this patch। कोबरा सांप आ गया वहाँ उसी की ज़मीन में और वो उसके सामने अपना फन फैला करके खड़ा हो गया। और हुड मीन्स होता है SWOOD, हुड मीन्स फन, फन फैला करके खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कहता हो कि तुम्हारा इस ज़मीन पर क्या काम, तुम क्यों हो यहाँ, यहाँ से निकलो। मुझे ऐसा लगा जैसे ऐसा सांप मेरे को, कोबरा सांप मेरे से कह रहा हो कि तुम्हारा क्या काम है इस ज़मीन पर। आई सेड यू हैड बेटर लीव माई 2 acre लैंड इमीडिएटली। मैंने उस सांप से कहा अच्छा होगा तुरंत, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, तुरंत तुम मेरे इस 2 एकड़ की भूमि से चले जाओ। बट देन वेयर कुड इट गो, हैड नॉट ऑलमोस्ट द होल ऑफ दिस अर्थ बीन बॉट बाई मैन बिट बाई बिट। तभी मैंने विचार किया, सोचा कि लगभग लगभग धरती का प्रत्येक कोना व्यक्तियों ने, मनुष्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। तो ये लोग कहाँ जाएं जब पूरी जमीन धरती की मनुष्यों ने अपने अधिकार में ले लिया, तो ये प्राणी कहाँ जाएं? क्या ये धरती से बाहर चले जाएं? कहाँ चले जाएं ये सब प्राणी? मैंने ऐसा सोचा। फिर क्या होता है, माई वाइफ सेड द जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, द जैक फ्रूट हैज राइपेंड, राइप मीन्स होता है पकना। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि कटहल पक गई है। बट स्क्वेरिल्स, स्क्वेरिल्स मीन्स गिलहरी, एंड क्रोज, क्रोज मीन्स कौवा, फेस्टिंग मतलब खाना। बट स्क्वेरिल्स एंड क्रोज आर फेस्टिंग ऑन इट। कटहल पक गई है लेकिन कौवा और गिलहरी कटहल को खा रहे हैं। Birds and bats are eating up all the guavas, saptos and graft mangoes। कहता है कि बर्ड्स मीन्स चिड़िया, बैट मीन्स चमगादड़। कहता है कि चिड़िया और चमगादड़ जो हैं वो बिही, गुवा मीन्स होता है बिही, बिही, सेप्टस और मैंगो मीन्स आम, आम को खा रहे हैं। ये सब कौन खा रहा है? चिड़िया और चमगादड़ मिलकर के बिही आम को खाए डाल रहे हैं। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिमार्क। मैंने अपनी पत्नी से कहा यही तो सुंदरता है, यही तो अच्छाई है ईश्वर की। गॉड ऑलमाइटी हु होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर विदाउट अ सिंगल प्रॉप हैज क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर हिज क्रीचर्स। वो कहता है यही तो ईश्वर की देन है, यही तो सुंदरता है पृथ्वी की कि इस जगत को ईश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ने, गॉड मीन्स ईश्वर, ऑलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान, उस सर्वशक्तिमान में इस पूरे संसार को सबके लिए बनाया है। पूरे संसार को सब प्राणियों के लिए बनाया है, किसी एक के लिए नहीं बनाया। और इस धरती पर उगने वाली प्रत्येक चीज़ों पर, चाहे वो फ्रूट हो, फ्रूट, ईडेबल रूट, क्या क्या ईश्वर ने बनाया है सबके लिए। फ्रूट्स बनाया ईश्वर ने, फल बनाया, ईडेबल रूट्स खाने वाली जड़ें बनाई, ग्रास घास पैदा किया, ग्रेन अनाज दिया, फ्लावर्स फूल दिए, वाटर पानी दिया, एयर हवा दी, वार्म्स ऊष्मा दी, एंड लाइट और सबके लिए प्रकाश दिया है। वो कहता है कि इन
ईश्वर ने पूरे विश्व को बिना किसी अंतर के सब प्राणियों के लिए बनाया और सबके लिए खाने लायक चीज़ें कुछ ना कुछ बनाई है, चाहे वो फल हो, चाहे खाने वाली जड़ें हो, चाहे घास हो, चाहे अनाज हो, चाहे फूल हो, चाहे पानी हो, हवा हो, ऊष्मा हो, प्रकाश हो, ये बराबर इन पर सब का अधिकार है, किसी एक का अधिकार इन पर नहीं है। डोंट यू थिंक we should remind ourselves always that birds, beasts and insects too are entitled to the produce of the earth। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमको ऐसा नहीं लगता कि चिड़िया, चमगादड़, चिड़िया हो गई, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, तुमको ऐसा नहीं लगता कि धरती पर उगने वाली प्रत्येक चीज़ों पर इनका भी अधिकार है? मैंने ऐसा अपनी पत्नी से कहा। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑलमाइटी गॉड, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज दैट रैट्स हैव टू बी किल्ड so that we can live। ओ सर्वशक्तिमान ईश्वर, हाउ अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली, कितने दुर्भाग्यशाली ये चूहे हैं कि हम सुखपूर्वक धरती पर रह सके, इसके लिए इन चूहों की हत्या कर रहे हैं। कैन ह्यूमन बीइंग्स not survive without destroying other creature of the earth? क्या मनुष्य बिना किसी प्राणी की हत्या किए क्या धरती पर नहीं रह सकता? ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करें, क्रीचर मीन्स प्राणी। कहता है कि क्या हम जो मनुष्य हैं, ईश्वर की बनाई गई प्रत्येक रचना, प्रत्येक प्राणी को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना बर्बाद किए, बिना हत्या किए, क्या हम इस धरती पर नहीं रह सकते हैं? व्हाट वी नीड इज अ साइंटिफिक मेथड, अ नोवेल आइडिया दैट विल मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव विदाउट किलिंग एनी क्रीचर। हमें आज आवश्यकता है एक नए वैज्ञानिक पद्धति की, एक नए विचार की। क्या ऐसा संभव नहीं है? क्या एक नई वैज्ञानिक पद्धति, नया विचार नहीं आना चाहिए कि बिना हम किसी की हत्या किए यहाँ पर रह सकें? ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमको उनकी हत्या करने का मौका ही ना आए। नाउ सीधा नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस लेसन, ओ क्रिएटर ऑफ रैट्स, क्रिएटर मीन्स रचनाकार, जिसने बनाया। कहता है कि वो चूहों को बनाने वाले, बियर विथ अस, हमें बर्दाश्त करना, दे आर गोइंग टू बी एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड मीन्स समूल नाश। कहता है कि वो उनका समूल नाश होने वाला है। थ्रो ट्रेचरी, कैसे हत्या होगी पूरे चूहों की? थ्रो ट्रेचरी, विश्वासघात के कारण। ट्रेचरी मीन्स विश्वासघात। हाँ, कैसे हम हत्या कर सकते? जब विश्वासघात करेंगे चूहों के साथ तब ना हत्या होगी। तो हम विश्वासघात करने वाले हैं चूहों के ऊपर और उनका समूल नाश करने वाले हैं। द इशू इज द लॉस ऑफ 900 कोकोनट्स एवरी मंथ। कारण क्या है हत्या का? कि हर महीने 900 नारियलों का ये नुकसान करते हैं। द सोल मीन्स ऑफ आवर लेवलीहुड, और यही नारियल हमारे जीवन जीने का सहारा है, आजीविका का सहारा है। फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, हे ईश्वर हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हम इनकी हत्या करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये हर महीने 900 नारियलों को चूहे नुकसान कर देते हैं। आफ्टर
शॉपिंग फॉर 2 hours माई वाइफ रिटर्न होम। 2 घंटा तक बाजार में सामान खरीदने के बाद मेरी पत्नी घर आई। Along with other item of purchase was a large tin of rat poison। और भी सामान खरीदी और उन सामानों के साथ चूहों के मारने वाला जहर भी था। द पॉइजन वॉज मिक्सड विथ बनानाज, राइस, टैपिका एंड केप्ट ऑल ओवर द प्लेसेज बीनीथ द कोकोनट पाम्स एज वेल। उस जहर को केले में मिला करके, चावल में मिला करके, खाने वाली चीज़ों में मिला करके हम नारियल के पेड़ के आसपास, नारियल के पेड़ के नीचे और उसके आसपास रख दिए। इन 4 days 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat disappeared behind the curtains of the time forever। 4 दिनों में 5 मुर्गियाँ, 12 squirrels 12 गिलहरियाँ, स्क्वायरल मीन्स गिलहरियाँ, 5 मुर्गी, 12 गिलहरी, 200 चूहे और बिल्ली इस जहर के प्रभाव से प्रभावित होकर के इस संसार से अलग हो गई। अब हमें कभी नहीं दिखाई देगी। फॉरएवर मीन्स सर्वदा, ये हमें कभी भी दिखाई नहीं देंगी। Dead rats rooted in the attic। चूहे भी मर गए, उनकी जो दुर्गंध थी पूरी जगह फैल गई। डेथ वॉज एवरीवेयर। मृत्यु का तांडव चारों तरफ नजर आ रहा था। द स्टेंच स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस। स्टेंच मतलब दुर्गंध, उनकी दुर्गंध पूरे घर में फैल गई। बट द टेंडर कोकोनट्स कंटिन्यूड टू फॉल। इसके इतने सारे मर गए जहर के प्रभाव से प्रभावित होकर के, फिर भी नारियलों का नुकसान हुआ जा रहा था। अब नुकसान कौन कर रहा है? आ फोर्टनाइट पास्ट। 15 दिन गुजर गए। द कोकोनट पाम क्लिम्बर्स देन सेड द आउल्स आर द कल्प्रिट्स। दे पीक एट द टेंडर कोकोनट्स। तभी पता चला कि अरे ये तो उल्लू इनके दोषी हैं। आउल मीन्स उल्लू, कल्प्रिट मीन्स अपराधी, दोषी। ये उल्लू हैं जो नारियलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके नरम गूदे को खा रहे हैं। बट that was really an old saying, a myth they had heard from their father। The owl is not a vegetarian creature। लेकिन यह एक पुरानी कहावत है और मैंने अपने पिताजी से भी सुना है कि उल्लू वेजिटेरियन, शाकाहारी नहीं होता है। उल्लू शाकाहारी प्राणी नहीं है, अर्थात वो नारियलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने बाद, द रियल कल्प्रिट्स वाज डिस्कवर्ड। कल्प्रिट मतलब अपराधी, डिस्कवर्ड मतलब खोजा गया। 2 महीने बाद वास्तविक अपराधी की खोज हुई। द बैट्स। कौन था वास्तविक अपराधी? द बैट्स। बैट्स मतलब चमगादड़। कौन था? चमगादड़ थे। यह 2 महीने बाद पता चला कि और कोई नहीं, चमगादड़ नारियल का नुकसान कर रहे हैं। आफ्टर डस्क हुज बैट्स केम इन स्वार्म्स एंड क्लिंग टू द टेंडर कोकोनट। शाम ढलते ही बड़े बड़े झुंडों में ये चमगादड़ आते हैं और नारियलों के पेड़ों में बैठ करके कोमल नारियल को खा लेते हैं। ये दे गेना इनटू द टेंडर फ्लेश एंड हैव देयर फिल ऑफ कोकोनट वाटर। वो नारियल के नर्म गूदे को खा लेते हैं
और नारियल का जो पानी होता है उसको भी ये पी लेते हैं। आफ्टर ईटिंग द कर्नेल्स दे फ्लाई अवे ग्रेटिफाइड, और नारियल का नर्म गूदा खाने के बाद संतुष्ट होकर के चमगादड़ यहाँ से उड़ जाते हैं। लेट्स बाय अ गन सेड माई वाइफ, वी कैन शूट बैट्स, फॉक्सेस एंड पोलीकैट्स विथ इट। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि एक बंदूक खरीद लो, हम इन चमगादड़ों, लोमड़ियों, चमगादड़ों, लोमड़ियों और पोलकैट्स को उससे मार देंगे। मेरी पत्नी कहती है कि एक बंदूक खरीद लाओ, हम चमगादड़, लोमड़ी और पोलकैट्स को बंदूक से मारेंगे। नॉट मी, आई शैल नॉट बी अ पार्टी टू दैट। वो कहता मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मैं नहीं मारूंगा। द गन इज अ सिंबल ऑफ क्रुएल्टी। वो कहता है कि बंदूक पाप का प्रतीक है। सिंबल मीन्स प्रतीक। इट इज द चाइल्ड ऑफ सिन। यह बंदूक ही ये तो है जो अपराध की जननी है। चाइल्ड ऑफ सिन, अपराध का बच्चा है ये बंदूक। जैसे ही आई तभी अपराध होना चालू हो जाता है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट। वो कहता है कि अच्छा होता यदि आदमी ने इसकी वैज्ञानिकों ने बंदूक की खोज ही ना की होती तो बहुत अच्छा होता। माई वाइफ्स कजन टर्न अप वन डे विथ एन एक्सपेंसिव ग्रीमिंग लुकिंग गन एंड सेड। तभी मेरे भाई का, मेरी पत्नी का एक भाई कजिन आता है, जो रिश्ते में भाई है, वो आता है और एक महंगी अच्छी बंदूक लेकर के आता है और कहता है, क्या कहता है? विदिन अ 10 माइल circumference nearly 3000 कोकोनट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे। वो कहता है कि इस एरिया में, सरकमफ्रेंस मतलब इस क्षेत्र में, कहता है कि इस 10 मील के क्षेत्र में लगभग 3000 नारियलों को ये रोज नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? चमगादड़। देयर इज नो पॉइंट इन शूटिंग द बैट्स एट दिस स्पॉट। तो इस जगह पे चमगादड़ों को, जो जमीन का उसका टुकड़ा था, तो कहता है कि इस जमीन के टुकड़े में चमगादड़ों को मारना ठीक नहीं है। ऑन अ लिटिल आइसलेट नियर बाई स्टैंड्स एन ओल्ड टेम्पल। कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में एक पुराना मंदिर है। नेक्स्ट टू इट ग्रो अ पेयर ऑफ बनियान ट्रीज। और उसी पुराने मंदिर के पास में 2 बरगद के पेड़ हैं। You can see at least 3000 bats hanging on the 2 trees। और उन्हीं 2 बरगद के पेड़ों में लगभग 3000 चमगादड़ लटके रहते हैं। बनियान ट्री, बनियान मीन्स होता है बरगद, ठीक है। हैंगिंग मीन्स लटके हुए होना। आई विल फिनिश देम ऑफ। वहाँ मैं इन सभी चमगादड़ों को मार सकता हूँ। इफ नॉट इन 1 डे, इन 2 to 3 days। यदि एक दिन में सभी को नहीं मार पाया तो 2 या 3 दिन में तो सभी चमगादड़ों को मैं मार ही सकता हूँ इस बंदूक से। डोंट यू वांट टू विटनेस द ग्लोरियस साइट ऑफ 3000 बैंड्स बीइंग स्लटर्ड। स्लटर्ड मीन्स होता है हत्या करना। कहता है कि क्या तुम इस महान कार्य को देखोगे नहीं कि कैसे 3000 चमगादड़ मारे जा रहे हैं। ठीक है, कहता है कि क्या तुम 3000 चमगादड़ों के मारे जाने का दृश्य नहीं देखोगे। आई प्रेड फ्रीवेंटली ओ बैट सेव अवरसेल्फ। मैंने ईश्वर से बारंबार प्रार्थना की कि चमगादड़
की रक्षा हो सके वो अपनी रक्षा खुद करें। हे ईश्वर, उनकी रक्षा करना, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। इट वॉज astonishing a miracle that birds were saved। एक चमत्कार हो गया, आश्चर्यचकित करने। एस्टोनिश मीन्स होता है आश्चर्यचकित, माइरेकल मीन्स जादू हो गया। एक जादू हुआ, आश्चर्यचकित घटना हुई कि सभी की सभी चमगादड़ें बच गई। मारने गए थे ना उन बरगद के पेड़ में ये लोग बंदूक लेकर के, तो भगवान से वो प्रार्थना किया था। तभी एक चमत्कार होता है, एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना होती है कि सभी के सभी चमगादड़ बच गए। कैसे बच गए होंगे सभी चमगादड़? माई वाइफ एंड कजिन रिटर्न सेम फेस्ड। मेरी पत्नी और पत्नी का जो भाई था वो शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे किए हुए आए। एजिटेटेडली माई वाइफ सेड, नाराज होकर के मेरी पत्नी ने कहा, क्या कहा? वी जस्ट मैनेज टू एस्केप बाय द स्किन ऑफ अवर टीथ। वो कहती है कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाने में हम लोग सफल हुए। हमारी जान जाते जाते बच गई। देयर आर सम हाउसेज अराउंड द टेम्पल। वो बताती है कि उस मंदिर के चारों तरफ कुछ घर बने हुए थे। इन a split second about 100 people armed with lethal weapons surrounded us। कहती है कि सेकंडों में सबों लोग, 100 से ज़्यादा लोग घातक हथियार लिए हमको घेर लिए। They threatened to kill us if we shot at the birds। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यदि तुमने चमगादड़ों को मारा तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। उन्होंने धमकी दिया कि अगर एक भी चमगादड़ मारा जाता है तो तुम लोग भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। डोंट यू नो व्हाई। वो कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा? दे बिलीव दैट बैट्स आर द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर्स। उसकी पत्नी बताती है कि वो कहते थे कि ये हमारे चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्मा हैं। वो ऐसा कह रहे थे वहाँ के लोग, इसलिए हमको जान से मारने की धमकी दिए कि कोई चमगादड़ मरना नहीं चाहिए। अच्छा, इस कारण से वो 3000 चमगादड़ बच गए, क्योंकि वहाँ के लोग उनको अपना पूर्वज मानते थे, इसलिए उन्होंने चमगादड़ों को मारने से उनको रोक दिया था। नाउ सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। आई टुक अ डिसीजन देन। तभी मैंने एक निर्णय लिया। क्या? इन नो अनसर्टेन टर्म्स आई सेड। मैंने बिना हिचकिचाहट के कहा। क्या कहा? बैट्स आर नॉट द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर्स। उसने कहा कि चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्मा, हमारे पूर्वज नहीं है, ना ही पूर्वजों की आत्मा है। बट दे आर वन एमंग गॉड्स मैनी क्रिएशंस। परंतु वो कहता है कि हाँ, मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि चमगादड़ भी ईश्वर की अद्भुत रचना है। लेट कोकोनट्स बी डिस्ट्रॉयड। वो कहता है कि नारियलों को बर्बाद हो जाने दो, खाने दो उनको भी। दैट डजेंट मैटर। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, खाने दो, चमगादड़ों को भी खाने दो, पक्षियों को भी खाने दो, जो प्राणी खाता है खाने दो। Let us be satisfied with what we get after they have taken their share। वो कहता है कि चिड़ियों, चमगादड़ों, कीड़ों मकोड़ों के खाने के बाद जो बच जाएगा, जो नारियल बच जाएंगे वो हमारे होंगे, उनको उनका हिस्सा मिल जाना चाहिए। इसके बाद में जो बचेगा वो हमारा है। द सर्टेनली हैव अ राइट टू द कोकोनट। वो कहता है कि चिड़ियों पंछियों का भी इस नारियल पर अधिकार है। दे टू आर पार्ट ऑफ ऑलमाइटीज क्रिएशन। वो भी ईश्वर की रचना है।
एज आर द पाम्स, जैसे नारियल के पेड़ ईश्वर की रचना है, ठीक इसी तरह ये प्राणी भी उसी सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की रचना है। रिमेंबर द एंशियंट राइट दैट गॉड्स bequeathed at the auspicious moment of creation. All living beings are the rightful inheritors of the earth. कहता है कि इसे याद रखो। रिमेंबर मीन्स याद रखना, एंशियंट मतलब पुराना, प्राचीन, राइट मतलब अधिकार। वो कहता है कि ये प्राचीन काल से अधिकार चला आया है, भगवान ने वसीयत करके दिया है, उन्हें अधिकार दिया है। जब प्रत्येक जीव की रचना कर रहा था वो परमपिता परमेश्वर, तो सभी प्राणियों को ये अधिकार दिया है, और ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि उनको अधिकार है, सभी प्राणियों को अधिकार है कि इस धरती में वो भी अधिकार पूर्वक रह सकते हैं। सभी प्राणी इस धरती के अधिकारी हैं, सबका अधिकार बराबर है इस धरती पर। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट यू सी द डिफिकल्ट वर्ड्स। जो इस लेसन में कठिन शब्द आए हैं उसको आप कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए और इनको याद भी करिए, तभी आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, और वर्ड पावर बढ़ेगा तो आपकी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी, आप ट्रांसलेट कर पाओगे, आप इंग्लिश में अनुवाद कर पाओगे और हिंदी को भी अंग्रेजी में लिख पाओगे। इसलिए वर्ड पावर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको आप याद कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके इनको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये सब आप वीडियो को रोक करके कॉपी में इनको लिख लीजिए। नाउ given a list of some birds and animals, can you match the sound made by them? इस लिस्ट में जानवर हैं, चिड़िया हैं, उनकी आवाज़ से मैच करना है कि कौन जानवर कौन की आवाज़ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, किस जानवर की आवाज़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको मैच करना है। पशु पक्षियों की सूची है। हॉक्स, हॉक्स मीन्स बाज, बाज कहते हैं, बाज के साउंड को क्या कहते हैं, ट्विटर। आउल्स, आउल क्या करता है, हूट करता है। फॉक्स स्क्रीम करते हैं। स्नैक्स हिस करता है। ये आवाज़ है, ठीक है ना, जिसकी आवाज़ को जो कहते हैं। बर्ड्स चर्प करती है, चहचहाती है। हैंस कैकल करते हैं। हैंस क्या करते हैं, कुकड़ू को करते हैं ना, कुकड़ू को क्या कहते हैं, कैकल कहते हैं, कैकल करती है। रैट्स स्क्वेक करते हैं, चूचूहाते हैं। स्क्वेक मीन्स चूचूहाना। कैट्स म्यू। मंकीज चैटर, मंकीज के बोलने को क्या कहते हैं, चैटर कहते हैं। ऐसेज ब्रे, ऐसेज मतलब गधों के हिनहिनाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रे, BRAY, ब्रे मीन्स हिनहिनाना। फ्रॉग्स क्रोक, लोमड़ी जो है जो हाउलिंग करती है, क्रोक। कैमल्स ग्रंट। लायंस रोर, लायन क्या करते हैं, रोर करते हैं, गर्जना करते हैं। एलिफेंट ट्रम्पेट, चिंघाड़ना, चिंघाड़नों को क्या कहते हैं, ट्रम्पेट। बीज हम। फ्लाइज बज, मक्खियाँ जो होती हैं उसे बज करती हैं वो। क्रोच। का। गोड्स ब्लीड। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया है कि कौन पक्षी को बोलने को क्या बोलते हैं। नाउ सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं बताता चलूँगा, जिनको मैं इम्पॉर्टेंट कहूँ, वेरी इम्पॉर्टेंट कहूँ, उनको आप
ज़रूर याद कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको भी मैं बताऊंगा। तो आप, यदि आप में क्षमता है तो आप उनको भी याद करिए, अन्यथा जिनमें उतनी क्षमता नहीं है तो वो सभी स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको तो याद ही कर ले, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई? लेखक को कौन सी चीज ने सुरक्षित अनुभव कराया और क्यों कराया? किस बात पे सुरक्षा महसूस किया और क्यों किया लेखक ने? द ऑथर बिकेम द ओनर ऑफ अ टीनी लिटिल पीस ऑफ लैंड। इट वॉज अ 2 acre प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स, सो ही फेल्ट सिक्योर। लेखक भूमि के एक छोटे से टुकड़े का स्वामी बन गया, जिसमें नारियल के वृक्षों से भरा हुआ 2 एकड़ का प्लॉट था। कितना था? 2 एकड़ प्लॉट था, जिसमें नारियल के पेड़ भी थे। इसलिए उसने मान लिया कि मेरा जीवन अब सुरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेत पर आने वाले पहले मेहमान कौन थे? तो दे वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। वे पक्षी और तितली थे। इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन में ऐसा भी आप लिख सकते हैं, द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म वर। क्या कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज कैसा कर सकते हैं आप? इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में देखिए, पहले लिख दीजिए द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, फिर लिखिए वर, फिर यहाँ से लिख दीजिए बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। इस तरह से करके भी आंसर बन जाएगा। तो इस तरह में आपको क्वेश्चन से ही आंसर बन जाएगा। तो आपको केवल याद करना है बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। कैसा लिखेंगे? पहले लिखेंगे द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म वर, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज है, केवल आपको इतना याद करना है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट 2 ways in which the crows irritated the author। कौवे से लेखक क्यों नाराज था? कौन से 2 कारण वो थे जिससे लेखक कौवे से नाराज था? कौन से 2 कारण थे? द क्रोज मेड लाउड एंड रफ साउंड। पहला कारण ये था कि कौवा जो है कर्कश आवाज निकालता था, कर्कश बोली थी कौवे की। एंड दे सूप्ड डाउन ऑन द चिक्स, और वो छोटे पंछियों पर झपटते थे, शिकार करते थे। दिस इरिटेटेड द ऑथर, इसी कारण लेखक उससे नाराज हो गया था, इरिटेट था। व्हाट सिमिलरिटीज डिड द हॉक्स शेयर विद द क्रोज? बाज और कौवे में किस तरह से, बाज और कौवा किस तरह से समानता रखते थे? तो द हॉक्स पर्च्ड ऑन द कोकोनट्स विद द सेम इंटेंट, दैट इज दे टू स्वीप्ड डाउन ऑन द चिक्स। तो बाज भी कौवे की तरह छोटे पक्षियों पर झपट्टा मारते थे, ठीक है। व्हाट वॉज द मेजेस्टिक क्रीचर दैट द ऑथर इनकाउंटर्ड? कौन सा जादुई प्राणी से लेखक का सामना पड़ा था? मेजेस्टिक प्राणी से। तो द मेजेस्टिक क्रीचर, द मेजेस्टिक क्रीचर, इतना आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। दैट द ऑथर इनकाउंटर्ड वाज, यहाँ तक क्वेश्चन में ही है। द मेजेस्टिक क्रीचर दैट द ऑथर इनकाउंटर्ड
वाज। इतना आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करें तो क्वेश्चन को अपने सामने रखें और जितना पार्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाता है उतना आप देख करके लिखिए। उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसको याद करिए जो क्वेश्चन में नहीं है। एक दो शब्द होते हैं उनको याद कर लीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो द मैजेस्टिक क्रीचर दैट द ऑथर इनकाउंटर वाज अ कोबरा स्नेक। अब आपको यहाँ कितना याद करना है? कोबरा स्नेक भर आपको याद करना है बस। इसको आप चाहें तो लिख लें और याद कर लें, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाउ डिड द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रैट्स? ही सेड दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट रैट्स हैव टू बी किल्ड सो दैट वी कैन लिव। वी नीड अ साइंटिफिक मेथड, a novel idea that will make it possible for us to live without killing other creatures. उसने चूहे को मारने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वह कहता है कि एक वैज्ञानिक पद्धति, एक नए विचार की जरूरत है कि किसी प्रकार मानव प्राणी अन्य प्राणियों को मारे बगैर जिंदा रहे, अर्थात ये सब नहीं है, इसलिए मारना जरूरी है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। What were the consequences of poisoning the rats in and around the house? घर के अंदर व बाहर चूहों को जहर देने के बाद क्या परिणाम हुआ? तो the consequences were that in 4 days 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat were killed. Dead rats rooted in the attic. The bad smell spread all over the house. कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। परिणाम यह हुआ कि 4 दिनों में जब जहर रखा गया चारों तरफ, तो परिणाम यह हुआ कि 4 दिनों में 5 मुर्गियाँ, 12 गिलहरियाँ, 200 चूहे व 1 बिल्ली मर गई। मृत चूहे अटारी में सड़ गए। कहाँ सड़ गए? अटारी में जा कर के गए और वहाँ मर गए। मरने के बाद वहाँ सड़ गए और दुर्गंध सारे घर में फैल गई। Why did the poisoning not stop tender coconuts to fall? चूहों को जहर देने से भी कोमल नारियलों का गिरना क्यों नहीं रुका? It was because the culprits for a falling of tender coconuts were not rats. यह क्यों? क्योंकि चूहे नारियलों को नुकसान पहुंचाने के दोषी नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती दोषी मान करके मारा गया था। इसको भी चाहें आप तो लिख लें और याद कर लें, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नाउ सी द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन। यूज द पैसिव वॉइस टू फोकस ऑन द पर्सन और थिंग affected by an action. From the passive voice using a form of be and a past participle, only verbs that have an object. एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसका मैंने वीडियो बनाया है एक्टिव पैसिव वॉइस का। आप वीडियो से एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ लें, उसमें पूरी तरह से अच्छे तरीके से मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के पूरे बहुत ही सरल ढंग से नियम बताया है। आप यदि उस वीडियो को पूरा देख लें तो मेरा दावा है कि आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस बनने लगेगी। एक्टिव पैसिव वॉइस के 3 वीडियो हैं। आप YouTube में विनोद कुमार तिवारी मैहर इतना लिख दें तो मेरे पूरे वीडियो आ जाएंगे। यदि आपको नहीं मिलते तो किसी एक वीडियो को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जहाँ नीचे आप खिसकाएंगे तो मेरी फ़ोटो बनी होती है, वहाँ पास आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वीडियोज में चले जाएं, उसी में रहेगा।
वीडियोज़ देख लें या क्लिक करते ही पूरे वीडियो आ जाएंगे। फिर भी यदि नहीं आते तो वीडियोज़ में चले जाएं। वीडियोज़ में मेरे पूरे वीडियो मिल जाएंगे आज तक के, जो भी मैंने क्लास 10th 12th और वॉइस 10th इन सब के बनाया है। उनमें से आप वॉइस वाले वीडियो को पढ़ लें, आपसे वॉइस बनने लगेगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्टिव पैसिव चेंज करने का वीडियो आप वहाँ से पढ़ लें। यहाँ भी मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ। एक्टिव से पैसिव, एक्टिव जो होता है वो पूरी तरह से टेंस ही है, टेंस का ही फॉर्म है। आप उसको पैसिव में बदलना है तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। इसका नियम होता है कि पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ आ जाता है। मतलब सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। इसके बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में की जगह चला जाता है। तो इस तरह से बनता है। इसमें प्रोनाउन को भी चेंज किया जाता है। आई का मी हो जाता है, मी का आई हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल दिया जाता है। आई का मी हो जाता है, ही का हिम, हिम का ही, दे का देम, देम का दे। इस तरह से करके इसके नियम हैं। आप वहाँ मेरे वीडियो में एक्टिव पैसिव वाले में पूरी तरह से देख लें। यहाँ मैं एक्सरसाइज आपको बता ही देता हूँ। द हॉक्स फॉलोड देम, तो यहाँ देम है एक्टिव वॉइस में। देखिए यहाँ देम आया हुआ है, तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो देम का दे हो जाएगा। और दे के साथ चूंकि ये वर्ब V2 है यहाँ, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस है, V2 का प्रयोग है, तो इसमें वाज या वर का प्रयोग होगा। तो दे के साथ वर लगेगा, तो देम को दे में बदल दिए और दे के साथ वेर लगेगा, तो दे वर फॉलोड बाई द हॉक्स। क्या बन जाएगा? दे वर फॉलोड बाई द हॉक्स। मैन हैड बॉट हिज अर्थ, दिस अर्थ, तो दिस अर्थ हैड बीन बॉट बाई मैन। अब चूंकि यहाँ हैड है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव, यदि आता है एक्टिव वॉइस में तो इनके साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। BEEN, बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके साथ? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग होता है। यदि V1 है तो इज, एम, आर लगेगा, V2 है तो वाज या वर का प्रयोग होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात है कि एक्टिव वॉइस में यदि V1 है तो इज, एम, आर, यदि एक्टिव वॉइस में V2 है तो वाज या वर। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस। समवन fluttered the butterflies around in the courtyard, तो the butterflies were fluttered around in the courtyard। अब यहाँ बाई समवन नहीं लिखा जाता, ये नियम है, क्योंकि किसी के द्वारा ही उड़ाई गई हैं, तो बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है। समवन, प्यूपिल, समबडी, ये बाई के बाद नहीं लिखे जाते। नाउ मैच द पार्ट्स, पेट्रोल प्राइसेज, डैश डैश। अब ये मैच करना है इसमें कि कौन सी वॉइस कहाँ लगेगी। पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड,
द जैकेट्स, यहाँ ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप ये आंसर देखिए। पेट्रोल प्राइस हैव बीन इंक्रीज, आप क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए, आंसर मैं बता ही देता हूँ। दिस जैकेट वाज मेड इन हांगकांग, यह जैकेट हांगकांग में बनी है। कंपटीशन 5000 prizes to be won, 5 people were killed in the rally, रैली में 5 लोग मारे गए। द टेलीफोन हैज बीन डिस्कनेक्टेड, टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा ये नहीं लिखा गया। इट एपियर्स द फोन बिल हैड नॉट बीन पेड, ऐसा लगता है कि फोन का बिल का भुगतान नहीं किया गया। फर्दर इंफॉर्मेशन विल बी सेंट टू कैंडिडेट्स, आगामी सूचना कैंडिडेट्स को दी जाएगी। बिफोर द स्टॉर्म एवरीवन वाज टोल्ड टू स्टे इनसाइड देयर होम्स, तूफान आने के पहले सब लोगों से कहा गया कि वो लोग घर में रहे। स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड एनीवेयर ऑन दिस स्टेशन, इस स्टेशन में किसी को भी धूम्रपान करने की इजाज़त नहीं दी जाती, नहीं दी गई। द ओल्ड टाउन थिएटर इज करेंटली बीइंग रीबिल्ट, पुराना जो थिएटर है वो रीबिल्ट किया जा रहा है। पुट द वर्ब इन ब्रैकेट आफ्टर द मॉडल इन द सेंटेंस, यूज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। application form should be returned by 12 December। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ये पहला नंबर जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुड, अब जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल, इन सभी में पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग होता है। बी प्लस V3, बी का प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। किस किस में, एक बार और सुन लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल, आर टू, इन सभी में क्या लगेगा, बी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी, अब फिर ब्रैकेट में वर्ब दिया है रिटर्न, तो इस मैंने बताया कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, तो रिटर्न को थर्ड फॉर्म बता दीजिए तो ईडी और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, रिटर्न। तो एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिटर्न्ड बाय 12 दिसंबर। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। फर्दर पार्टिकुलर्स में बी, obtain है तो ईडी जोड़ दीजिए तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा obtained from the senior tutor। Now see the third question। Only candidates with relevant experience can be consider है, बी लगा दीजिए, बी के बाद ईडी लगा दीजिए, बी कंसीडर्ड बन गई वॉइस। यू वुड बी एक्सपेक्ट तो ईडी जोड़ दीजिए तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन द सेम स्पोर्ट्स। दिस पोस्ट विल डेस्टेस इनिशियली फॉर 3 years। दिस पोस्ट विल बी फाउंडेड इनिशियली, फाउंड का थर्ड फॉर्म फाउंडेड, ईडी जोड़ दीजिए, बी जोड़िए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जहाँ डैश डैश है डैश डैश के बाद बी लगा दीजिए, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। नेम्स ऑफ 2 रेफरीज शुड बी गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। इंटरव्यूज विल बी होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता, ओ की जगह होल्ड HOLD है, HELD, ओ हटा करके ई कर दीजिए तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इंटरव्यूज विल बी हेल्ड इन अर्ली जनवरी। एप्लीकेशंस शुड बी, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, MADE,
MADE, MAKE है, के को हटा करके डी कर दीजिए तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी मेड ऑन दिस फॉर्म ओनली। टीचर्स माइट बी ऑफर्ड, ऑफर में ईडी जड़ा लगा दीजिए तो बन जाएगा थर्ड। द टीचर माइट बी ऑफर्ड एकोमोडेशन इन कॉलेज। आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क। कहता है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है व्हेन, पहला बना करके बताया है उसने, व्हेन, वेयर, ठीक, तो आप इनसे क्वेश्चन की शुरुआत करिए और अंत में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाइए, ऐसा कह रहा है। द बुक वाज रिटन इन 1973, बुक 1973 में लिखी गई थी। तो व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, किताब कब लिखी गई थी। तो जब व्हेन लगाएंगे, व्हेन मीन्स होता है कब, तो 1973 हट जाएगा, तभी ना आंसर देंगे आप। कब लिखी गई थी 1973 में, तो उत्तर मिलेगा 1973। तो मतलब व्हेन वाज द बुक रिटन, व्हेन वाज पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, जो भी वर्ब होगी वो आ जाएगा। व्हेन वाज द बुक रिटन और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। किताब कब लिखी गई थी, तो क्वेश्चन बन गया किताब कब लिखी गई, तो आंसर मिला द बुक वाज रिटन इन 1973। तो मतलब जब व्हेन लगाएंगे आप तो 1973 हटा देंगे, क्योंकि यही तो हमारा प्रश्न है। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। द बुक वाज लेफ्ट ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल में छूट गई। तो वेयर मीन्स होता है कहाँ छूट गई, तो जवाब मिलेगा ऑन द टेबल। तो दैट मीन्स वेयर में ऑन द टेबल नहीं लगेगा, ठीक है। तो वेयर वाज द बुक लेफ्ट और क्वेश्चन मार्क, वेयर वाज द बुक लेफ्ट, पुस्तक कहाँ छूट गई, ठीक है। आप हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। व्हेन, व्हेन मीन्स कब। दिस द ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड लास्ट ईयर, यह जो पुल है पिछले साल बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, पिछले साल, तो पिछले साल को हटा दीजिए। सबसे पहले व्हेन लिखिए, फिर सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया उसी में दी है। व्हेन वाज द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बन जाएगा इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इट वाज डिजाइन्ड बाय अ जर्मन इंजीनियर, यह जर्मन इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, अ जर्मन इंजीनियर, जर्मन इंजीनियर को हटा दीजिए। बाय होम, इट वाज डिजाइन्ड, क्या हो जाएगा, बाय होम वाज बाय होम वाज इट डिजाइन्ड, ठीक है। बाय होम वाज इट डिजाइन्ड, मैंने बताया है कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जिसे हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वो आएगी। इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो इट वाज डिजाइन्ड बाय अ जर्मन इंजीनियर, यह जर्मन इंजीनियर द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी, अ जर्मन इंजीनियर हटा दीजिए। अब बाई लगा ही है तो बाई भी हट जाएगा। तो बाई होम वाज इट डिजाइन्ड क्वेश्चन मार्क। इट वाज कंप्लीटेड इन जुलाई, यह जुलाई में बना था। तो इन विच मंथ, किस महीने में बना था, इन जुलाई, तो इन जुलाई हट जाएगा। इन विच मंथ वाज इट कंप्लीटेड। हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से यह बर्बाद हो गया। तो कैसे, हाउ वाज इट डिस्ट्रॉयड बाय फायर हट जाएगा। हाउ वाज इट डिस्ट्रॉयड क्वेश्चन मार्क। द मेल इज डिलीवर्ड एट 10 o'clock, जो मेल है वो 10 बजे डिलीवर्ड हो जाएगा। तो व्हाट टाइम कब होगा, 10 o'clock है, 10 o'clock हटा दीजिए। व्हाट टाइम इज द मेल डिलीवर्ड। रिराइट दीज सेंटेंसेज इन पैसिव विदाउट यूजिंग somebody,
दे, प्यूपिल। कहता है कि पैसिव वॉइस बनाइए लेकिन समबडी, दे और प्यूपिल का प्रयोग मत करिए। जैसे यहाँ पे समबडी क्लीन्स द रूम एवरी डे, कोई रोज कमरे को साफ करता है। तो द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, समबडी क्लीन्स द रूम एवरी डे, तो द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। बाय समवन नहीं लिखा जाएगा, द रूम is cleaned every day. Now see the second sentence. They cancelled all flights because of fog. तो all flights, अब देखिए यहाँ cancelled है, V2 है, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो दैट मीन्स वाज या वर में से कोई एक लगेगा। They cancelled all flights because of fog. तो all flights were cancelled because of fog. All flights were cancelled because of fog. Now see the third question. People don't use this road very often. लोग अक्सर इस रोड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो this road, अब देखिए don't का प्रयोग हुआ है, यहाँ सहायक क्रिया क्या है? don't है, do not है। तो जब डू या डज आए तो इज एम आर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो दिस रोड इज नॉट यूज्ड, दिस रोड इज नॉट यूज्ड वेरी ऑफन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही। चौथा नंबर देखिए, समबडी एक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग मनी। तो आई, अब मी है तो आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्यूज्ड V2 है, V2 है, दैट मीन्स वाज वर्ब में से कोई एक, तो आई के साथ वाज लगेगा। आई वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। हाउ डू पीपल लर्न अ लैंग्वेज? तो डू का प्रयोग है, दैट मीन्स इज एम आर में से कोई एक आएगा। तो हाउ डू पीपल लर्न अ लैंग्वेज? हाउ इज अ लैंग्वेज learned, learnt, how is a language learnt? Pupil advised us not to go out alone. तो we, अब देखिए यहाँ advised है, V2 का प्रयोग है, तो V2 है, वाज वर्ब में से कोई एक। Pupil advised us not to go out alone, तो we were advised not to go out alone। इस तरह से ये बन जाएगा। ये आंसर है इसके। आप क्वेश्चन किताब से देख लीजिए और आंसर ये यहाँ लिखे हुए हैं। यदि बताने पे समझ ना आए हों तो आप आंसर को यहाँ से भी देख सकते हैं। वेयर वाज द बुक लेफ्ट, अभी मैंने जो बताया। व्हेन वाज द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, ठीक, ये आंसर दिए हुए हैं। वीडियो को रोक करके आंसर आप लिख लीजिए। ये अभी मैंने जो पैसिव वॉइस बताया, यहाँ पैसिव वॉइस के आंसर है, इनको भी आप यहाँ से देख करके लिख लीजिए। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।